Hello, dear. My name is Dr. Abhinav Singh, and I welcome you all to India's largest online learning platform, Unacademy. Let's crack it. डियर, जितने भी मेरे पुराने बच्चे मुझे यहाँ पर देख रहे हैं उन सभी से मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आज मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ। ऑफिशियल अनाउंसमेंट है कि मैं आपको अब अनअकैडमी पे मिलूंगा ऑनलाइन। बहुत टाइम से आपकी शिकायत थी कि सर आप ऑनलाइन कभी नहीं आ रहे हो, और हमें अगर आपसे पढ़ना है तो हम किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू आपसे जुड़ें, या अपने चैनल का लिंक आप शेयर करें। ये वो बहुत टाइप के क्वेश्चन आपके थे, क्योंकि आप लोग की भी डिमांड थी कि सर जो भी चीज़ें हमारी बची हुई हैं, जो ऑफलाइन में आपने हमें पढ़ाया था, वो हम आगे कैसे कंटिन्यू करें अगर आपके साथ ही हमें पढ़ना है आगे। तो उनको मैं कहना चाहता हूँ, बेटा मैं अनअकैडमी पे आ चुका हूँ। आपको यहाँ पर मैं वो सारी चीज़ें, आपके सारे डाउट्स, आपके सारे क्वेश्चंस, आपकी सारी क्वेरीज, आपकी सारी क्लासेस में यहीं से कंडक्ट करूंगा। तो जो भी आपके जिन भी ग्रुप्स में आप हो, स्टूडेंट ग्रुप्स जो आप लोगों ने अपने में बनाए हुए हैं, उनमें आप इन चीज़ों को शेयर करें, ताकि जो भी बच्चे मेरे से जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सके। और जो भी नए लर्नर्स हैं उनको मैं बता दूं कि बेटा यूपीएससी के सेगमेंट की बात करें तो पिछले 8 साल से मैं सेगमेंट में काम कर रहा हूँ। स्पेशली मैंने बहुत सारे स्टेट्स में काम किया। स्पेशली अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, इवन महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में पुणे है, साउथ में कर्नाटका की बात करें, कर्नाटक में बेंगलुरु, नॉर्थ ईस्ट में सेवन सिस्टर्स जो भी हैं वहाँ भी मैंने पढ़ाया। इवन जम्मू कश्मीर में भी मैंने पढ़ाया है। तो बहुत सारे ऐसे ऑफलाइन लर्नर्स हैं जो कि काफ़ी टाइम से शिकायत कर रहे थे कि सर आप ऑनलाइन आइए, प्लीज़ कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे आइए, हम आपसे जुड़ना चाहेंगे। तो बेटा उन सभी के लिए मैं कह रहा हूँ कि मैं आ चुका हूँ, तो काइंडली आप इसको शेयर करें और लोगों से भी बताएं, ताकि जिनको भी जुड़ना है वो जुड़ सकें। रेस्ट बेटा, जहाँ तक आज की सेशन की बात है और आज की जो मैंने सेशन यहाँ पर रखी है, वो 2021 का जो आपका प्री एग्जामिनेशन है इसको ही पॉइंट आउट करके यहाँ पर रखी है, जिसमें मैं अपना जो सब्जेक्ट है इकोनॉमी एंड करंट अफेयर्स के बारे में ही बात करूंगा आपसे स्पेशली। जैसे मैं अपने सब्जेक्ट के बारे में बात करूं तो मेरा सेक्शन जो होता है इंटरनेशनल रिलेशन है, इकोनॉमी है, करंट अफेयर्स है, इवन इंटरनल सिक्योरिटी भी मैं देखता हूं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स है जिसमें मैंने काम किया और मैं काम कर भी रहा हूँ। स्पेशली आज जो मैंने क्लास रखी है, क्योंकि ये ऐसा विषय है, ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि सर इसको करना कैसे है। क्योंकि इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको हमेशा जवानी में परेशान करता है, बचपन से बहुत कम टच रहता है आपका, राइट। लेकिन आपके सराउंडिंग अगर आप देखो, जो भी चीजें आपके यहाँ घटनाक्रम जो भी घटित हो रहा है, चाहे जो भी चीजें, आप लॉकडाउन की चीजें देख लो, अगर आप कोविड की सिचुएशन में देख लो, आप वर्ल्ड में देख लो, आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देख लो, तो हमेशा जो इकोनॉमिकल एक पॉइंट ऑफ व्यू रहता है हर जगह रहता है। इकोनॉमी ही डिसाइड करती कि पॉलिटिक्स का आगे का फ्यूचर क्या होगा। इकोनॉमिक्स से डिसाइड करती है, इकोनॉमी ही से ही आप रिलेट करते हो। आप जो तैयारी कर रहे हो, आप जो जॉब करना चाहते हो, हर जगह इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस हर चीज का होता है। आपके छोटे मोटे जो डिसीजंस भी आप लेते हो ना, ये भी इकोनॉमिक डिसीजंस एक तरीके से आप कह सकते हो। जो भी आप फाइनेंशियल डिसीजन या जो मनी रिलेटेड डिसीजन जो भी लेते हो, वो इकोनॉमी से टच में होते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि डियर, हम उन्हीं सब चीजों को यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। और मैं बताना चाहूंगा कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से सब्जेक्ट को आप तैयार करो, क्योंकि ये डर है लोगों के अंदर कि इकोनॉमी का सेक्शन बहुत कमजोर है, राइट। तो इसमें मैं नहीं कह रहा हूं कि आई एम द बेस्ट वन, बट आई एम द बेटर देन द बेस्ट। जो भी आपके मार्केट में बेस्ट है ना, उनसे मैं अपने आप को बेटर मानता हूं। क्योंकि डियर, मैं आपको कभी भी इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स पढ़ाता नहीं हूं, ना ही मैं यहां पर पढ़ाऊंगा, मैं आपको फील कराऊंगा। सो लेट्स फील द इकोनॉमिक्स। क्योंकि मेरा अपना मानना है कि जब तक सब्जेक्ट के साथ आपकी फीलिंग्स ना जुड़े, आप किसी भी सब्जेक्ट को नहीं समझ सकते हो। रट्टाफिकेशन से यहाँ काम नहीं चलता है। ऐसी बहुत सारी की पॉइंट्स हैं जो कि मैं आज आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से शेयर करूंगा। तो विदाउट वेस्टिंग फॉर द सेकंड, लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन। सो टुडेज टॉपिक इज वेरी मच फोकस्ड ऑन इकोनॉमी सेक्शन, which is one of the important section, you may say. So होप सो माई स्क्रीन इज विजिबल टू यू ऑल एंड आई एम ऑडिबल टू यू ऑल। ठीक है। तो आज का जो मेरा विषय है वो है आईएएस मेंस, आईएएस प्री एग्जामिनेशन को लेके, जो कि आपका 10th ऑफ अक्टूबर को डिफाइन है। 2021 की मैं बात करूंगा। और इन सबसे पहले मैं सबसे पहली चीज आपको बता दूं डियर कि देखो, सिविल सेवा जो होती है या सिविल सर्विसेज के जो बात करें, एग्जाम के बारे में बात करें, तो एक मिसकंसेप्शन है कि ये बहुत टफ है।
ठीक है, जैसे आपके यहाँ बहुत बड़े बड़े एग्जाम होते हैं, आईआईटी का एग्जाम होता है, कैट का एग्जाम होता है, ठीक है, आपके यहाँ सीए के एग्जाम होते हैं, इसी तरीके से सिविल सेवा का भी एग्जाम होता है, मेडिकल का भी एग्जाम होता है, कुछ टफेस्ट एग्जाम आपके देश में होते हैं। लेकिन जब बात होती है सिविल सर्विसेज की, तो ये आपकी पूरे पर्सनालिटी को जज करता है। सिविल सर्विसेज का एग्जाम कभी भी आपसे नॉलेज की बात नहीं करता है, वो डेटाबेस नहीं चेक करता है। अगर ऐसा होता तो मेरे टाइप के जो प्रोफेसर्स हैं या जो रिसर्चर्स हैं जिन्होंने पीएचडी कर रखी है पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, हम केवल उनको ही ऑफिसर बनाते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो एग्जाम का पैटर्न है वो आपकी पर्सनालिटी को चेक करता है, आपके एटीट्यूड और एप्टीट्यूड पर उसका फोकस होता है कि कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में आप डिसीजन मेकिंग कैसे करते हो, इसका पूरा फोकस वहां पर होता है। तो यहां पर हार्डवर्क से ज्यादा जरूरी है बेटा स्मार्ट वर्क। ठीक है, स्मार्ट वर्क और थोड़ा सा आपके पास एक कैलकुलेशन होनी चाहिए चीजों को लेकर। कैलकुलेशन का मतलब है मेरा यहां पर स्ट्रेटजी होनी चाहिए। So without having a proper strategy, you won't be able to qualify this exam. And this is a fundamental truth which applies on everybody, all the aspirants. 10,000 से 8 से 10,000 वैकेंसीज डेली, मतलब हर साल डेली, सॉरी आई एम यूजिंग द वर्ड डेली, लेकिन ये हर साल आती हैं, रेगुलर वे में आती हैं। सिविल सेवा की बात करें तो जिसमें इंटरनल प्रमोशन के थ्रू सारी वैकेंसीज फुलफिल कर ली जाती हैं, जो बचती हैं वैकेंसीज उनके लिए एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। तो डियर आप खुद सोचो कि चैलेंजिंग वर्क है, चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में आपने काम करना है, आपको उस बंदे को सुपरसीड करना है जो पिछले 15-20 साल से काम करके आप तक पहुंचा है, आपके रैंक तक पहुंचा है। यू आर एन आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर, कैसे डील करोगे चीजों को? ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि टाइम बड़ा क्लास का कम रखा है मैंने, तो सिंपल सी मैं कुछ सिंपल सिंपल बातें आपसे शेयर करूंगा। सो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, बिलीव इन योर सेल्फ। आपको किस पे भरोसा है? आपको भगवान पे भरोसा, आपको किताबों पे भरोसा है, आपको अपने मेंटर्स पे भरोसा है, लेकिन इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपको क्या अपने ऊपर भरोसा है? क्योंकि जब तक आप अपने ऊपर भरोसा नहीं करोगे, चीजें आपके लिए हमेशा मुश्किल रहेंगी। जिस दिन आपने खुद पर भरोसा कर लिया, और भरोसा करने के लिए जरूरी है कि आप अपने आप को किस तरीके से इवेल्युएट कर रहे हो, अपनी एनालिसिस आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, कि विदाउट हैविंग द करेक्ट एनालिसिस ऑफ योरसेल्फ यू वोंट बी एबल टू बिलीव ऑन योरसेल्फ, एंड दिस इज द की टू सक्सेस। If you believe on yourself, there is no any power in the universe which prevents you from doing anything in your life. So this is the fundamental truth dear, कि अपने ऊपर आपको भरोसा होना चाहिए, राइट? तो मैं आपका मेंटर हूं, और मैं अपने आप को टीचर से ज्यादा एक पाथ फाइंडर मानता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं रेवोल्यूशन करना। रेवोल्यूशन करना इन द सेंस कि मैं चीज, जो ट्रेडिशनल चीजें हैं ना, जो ऑर्थोडॉक्स एक सोच है कि इस तरीके से ही करना है, क्यों? क्योंकि पहले से ऐसा करते हुए आ रहे हैं। नहीं, इन्वायरमेंट चेंज होता है, चैलेंजेस बदल जाते हैं, प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं। कोविड की सिचुएशन को आप ले लीजिए, सबकी प्रायोरिटीज ही चेंज हो गई। तो ऐसे में अगर आप खुद के तरीकों में बदलाव नहीं करोगे तो सक्सेस कैसे मिल सकती है आपको? इफ यू वांट टू सक्सीड, तो आपको चीजें भी अपने उसके अकॉर्डिंग बदलनी पड़ेंगी, बदलती परिस्थितियों के अनुसार आपको खुद में बदलाव करना पड़ेगा। तो आज हम उन्हीं सब चीजों की चर्चा करेंगे। अपने बारे में जो भी नए लर्नर से मैं बता देना चाहता हूँ, माय नेम इज डॉक्टर अभिनव सिंह एंड आई हैव बीन वर्किंग इन दिस फील्ड फॉर 8 इयर्स। इफ यू टॉक अबाउट माय क्वालिफिकेशन या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो मैं बीकॉम ऑनर्स हूँ इन फाइनेंस, एमकॉम स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस और डॉक्टरेट इन द फाइनेंस। तो मैं मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ही मेरी सारी शिक्षा दीक्षा हुई है। पिछले 8 साल से मैं कार्यरत भी हूँ। टीचिंग एक्सपीरियंस मैंने बता दिया, होम टाउन मेरा बनारस ही है। और देखो बेटा, हर आदमी के अंदर की स्ट्रेंथ होती है, आपके अंदर भी स्ट्रेंथ है, कुछ वीकनेसेस हैं। अपनी स्ट्रेंथ को और ज्यादा आप पॉलिश करो, और ज्यादा उसको स्ट्रॉन्ग करो, देखोगे ना मजा आने लगेगा लाइफ जीने का। ठीक है, क्योंकि जिंदा तो सब है, लेकिन अगर लाइफ में चैलेंजेस ना हो तो मजा ही क्या फिर जीने का। तो इन्हीं सब बातों पे आगे हम डिस्कशन को अपने आगे बढ़ाते हैं। चलिए आगे बातें करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज मैं बात करूंगा यूपीएससी एग्जाम पैटर्न के बारे में, जो कि 3 लेवल में होता है। स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, स्टेज 3 है। तीनों ही स्टेजेस के बारे में नहीं बात करने वाला हूं मैं, सिर्फ प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से और इकोनॉमिक सेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आज आपके सामने चीजों को डिलीवर करूंगा। मेंस की बातें हम किसी और क्लास में करेंगे, किसी और सेशन में करेंगे, और पर्सनालिटी टेस्ट की बातें भी हम किसी और सेशन में करेंगे, किस तरीके से पर्सनालिटी टेस्ट के लिए अपने खुद को तैयार करना है आपको।
ओवरऑल जो आपकी मेरिट तय होती है वो आपकी मेंस यानी दूसरा स्टेज और तीसरे स्टेज जो आपकी पर्सनालिटी टेस्ट है इसी के बेसिस पर होती है। 70-50 नंबर का आपका मेंस होता है टोटल, जिसमें ऑप्शनल भी इंक्लूडेड होते हैं, जीएस एंड ऑप्शनल, एसए वगैरह सब कुछ आता है। प्लस आपके 275 मार्क्स के आपके पर्सनालिटी टेस्ट होते हैं। तो जो आपकी ओवरऑल मेरिट डिसाइड होती है वो इन्हीं दो सेक्शन पर डिपेंड करती है। ठीक है। अब यहां पर क्या है कि बेटा आपसे मैं सिर्फ कह रहा हूं कि 1000+ में नंबर ला दो, 1000-1200 के बीच में नंबर ला दो एंड यू विल बी एबल टू क्वालिफाई। आप मेरिट उठा के देख लो हर साल की कितनी जाती है। तो अब आपने जो आपको ये 70-50 प्लस आपको 275 का जो एक मतलब ये रेंज मिला है, इसमें से आपको अपने नंबर चुनने हैं। चुनने का मतलब आपको सेक्शन उठाने, किस सेक्शन में आप बढ़िया स्कोर कर सकते हो, और ये तभी कर पाओगे जब आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होगी हर सब्जेक्ट हर मॉड्यूल को लेके। 13 से 14 मॉड्यूल आपको पढ़ने पड़ते हैं यहाँ पर, और उन 13-14 मॉड्यूल में आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है, यू हैव टू एनालाइज दैट एंड यू हैव टू फोकस ऑन दैट। थोड़ी थोड़ी चीजें, माइन्यूट सी चीजें होती हैं जो आपकी डेस्टिनी को चेंज कर सकती हैं। तो आज मैं उन्हीं हर छोटी बड़ी चीजों के बारे में बात करूंगा। तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे मैं आ चुका हूं, राइट। और डिफरेंट डिफरेंट एजुकेटर्स हैं, टॉप एजुकेटर्स हैं इंडिया के। किताब एक सीरीज यहाँ पर लॉन्च की जा रही है विच विल बी गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 17 जुलाई 2021। तो यहाँ पर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट बुक्स एनालिसिस टॉप एजुकेटर्स के द्वारा दी जाएंगी। रेस्ट अगर बात करें सब्सक्रिप्शन की, तो जीएस ऑप्शनल आइकॉनिक एंड प्लस कोर्सेज के बारे में बात कर रहे हैं। 25+10% प्लस आपको यहाँ पर फ्री ऑप्शनल टेस्ट सीरीज वगैरह भी मिल रही है, राइट। अगर जीएस प्लस ऑप्शनल का आप कोर्स लेते हो तो यहाँ कोर्स में आप देख सकते हैं फीस 1 साल का सब्सक्रिप्शन है, 2 साल का और 3 साल का। फीस बहुत कम है, बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं। दिल्ली वगैरह जाओगे, मार्केट में जाओगे, इससे ज्यादा आपके अपने खुद के एक्सपेंडिचर हो जाते हैं। यहाँ पर घर बैठे वो सारी चीजें आपको मिल रही हैं। तो होप्स हो कि आप अनअकैडमी को ज्वाइन करो, क्योंकि यहाँ आपको एक फुल पैकेज और प्लस मेंटर का गाइडेंस प्लस डेली जो फ्री मटेरियल्स हैं वो सब कुछ आपको एक जगह, एक ही जगह मिल रहा है। एक जगह और एक छत के नीचे यूं कह सकते हैं मिल रहा है। तो अनअकैडमी इज अम्ब्रेला फॉर्म यू में से, और यहाँ पर आपको आपके सिलेक्शन की जो चीजें हैं या आपके चॉइस की जो चीजें हैं वो आपको मिल जाएंगी। ठीक है। आइकॉनिक की बात करें तो आइकॉनिक कोर्सेज में आप देख सकते हैं कि 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर, इसके जो डिटेल्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, लिंक्स आपको शेयर कर दिए गए हैं। तो ये फीस स्ट्रक्चर है, बहुत कम है अगर आप कंपेरेटिवली देखो और एनालिसिस करो ऑनलाइन मार्केट को, राइट। नेक्स्ट अगर बात करें तो अनअकैडमी का प्रॉमिस है कि आपको, अगर आपने 2 साल का सब्सक्रिप्शन लिया है एंड यू वोंट बी एबल टू क्वालिफाई द एग्जाम, हियर यू विल गेट एन एक्स्ट्रा 1 ईयर एक्सटेंशन फ्रॉम द अनअकैडमीज एंड। तो यहाँ पर अनअकैडमी की तरफ से आपको 1 साल का एक्सटेंशन भी मिलेगा, अपने कोर्सेज को आप कंटिन्यू यहाँ पर कर सकते हो। सो इट इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल गाइस, आई होप सो। नेक्स्ट, ठीक है। तो बात करते हैं प्लस कोर्सेज के बारे में। प्लस कोर्सेज में आपको लाइव क्लासेस है, वीकली टेस्ट है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज है, अनलिमिटेड एक्सेस है आपके पास। आप कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी चीज किसी भी मेंटर से यहाँ पर पढ़ पा रहे हो। पर्सनल गाइडेंस आपको यहाँ पर मिल रहा है, टेस्ट एनालिसिस आपके हो रही है, एक्सपर्ट गाइडलाइंस आपको मिल रही, स्टडी मटेरियल भी आपको मिल रहा है जो कि अपडेटेड मटेरियल है, क्योंकि यूपीएससी की फील्ड में अपडेशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड। इफ यू आर नॉट अपडेटेड देन यू आर आउट ऑफ डेटेड। ठीक है। इफ यू आर नॉट अपडेटेड देन यू आर आउट ऑफ डेटेड, हमेशा ध्यान रखेंगे। यूपीएससी में क्या होता है कि चीजें स्टैटिक नहीं होती, डायनेमिक होती हैं, और बदलते एनवायरनमेंट के साथ चीजें भी बदलती जाती हैं, जो कि अगर देखा जाए तो मेरे सब्जेक्ट में सीधा सीधा अप्लाई होता है, राइट। आगे बातें करते हैं। तो अभी आप सब्सक्रिप्शन लीजिए, कोर्सेज में भारी डिस्काउंट आपको मिल रहा है। प्लस कोर्सेज की बात कर लीजिए, आइकॉनिक कोर्सेज की बात कर लीजिए, राइट। ऑप्शनल की बात कर लें, ठीक है। तो ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 12 मंथ्स का है, ठीक है। मेंस 2022 की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। मेंस 22 यहाँ पर 36 मंथ्स है, 24 मंथ्स है, 12 मंथ्स है। 12 मंथ्स का आप ईएमआई आप देख सकते हो, 24 मंथ्स का ईएमआई देख सकते हो, 36 मंथ की ईएमआई देख सकते हो। इतने का आप रिफ्रेशमेंट कर जाते हो महीने में। यहाँ पर आपको पूरा कोर्स मिल रहा है। कोर्स की जो फीस है वो 50,000 है, 40,000 है टोटल। यहाँ पर 12 मंथ की 27,500 है, राइट। तो यहाँ पर आप मेरा कोड अप्लाई कर सकते हो। माई कोड इज अभिनव 10 and you will get 10% more discount along with the discount offered by the Unacademy. You will get extra 10% discount if you put my code
राइट। अनअकैडमी का कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट भी है, मतलब ये इनामी योजना चल रही है, लूट सकते हो। विन स्कॉलरशिप वर्थ ₹4 करोड़, बहुत तो होता है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्कॉलरशिप्स वगैरह आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। राइट, तो सिंपल सी बात है, टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में होगा। लाइव टेस्ट आप दे सकते हो एंड्रॉइड अगर आपके पास है। एवरी संडे 11 बजे ये होता है, आप अभी के अभी यहाँ पर एनरोल कर सकते हो। फ्री टेस्ट सीरीज की बात करें तो पाथ फाइंडर है, राइज है, वर्ल्ड अफेयर्स है, यहाँ पर आपको फ्री टेस्ट सीरीज वगैरह मिल रही है। ठीक है, तो अपना कोड अप्लाई करके यहाँ पर इसको आप अनलॉक कर सकते हो। यू कैन यूज माई कोड अभिनव 10 एंड यू विल गेट 10% डिस्काउंट। ठीक है, तो मेरा नाम लेके देखो, प्रसाद मिलेगा। आगे बात करते हैं, पॉइंट पे आ जाता है। यूपीएससी एग्जाम स्ट्रक्चर की बेटा हम आज बात कर रहे हैं, इन विच आप देख सकते हो प्री एग्जाम है, मेंस एग्जाम है और इंटरव्यू है। तो स्टेज 1 में आपको प्री देना है, स्टेज 2 आपका मेंस है, स्टेज 3 आपके इंटरव्यू सेक्शंस हैं। स्टेज 1 की हम बात करेंगे आज, स्पेशली इसी की बात करेंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पेपर। 200 मार्क्स के होते हैं, टोटल 400 मार्क्स का होता है, जिसमें सी सैट है और जीएस पेपर है। तो जीएसपी या जीएस पेपर जिसे आप कहते हो, दीज 2 पेपर्स आर ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर। क्वालिफाइंग होता है यानी एक तरीके से फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। ठीक है, दिस पेपर वर्क्स लाइक द फिल्टर। तो आपने यहाँ क्या करना है, क्वालिफाई करने पे ध्यान देना है। जो मेरी एनालिसिस कहती है, इफ यू आर एबल टू डू मोर देन 60+ क्वेश्चंस, ठीक है, 60+ क्वेश्चंस इन जीएस पे, मैं जीएस की स्पेशली बात कर रहा हूँ। अगर आप 60+ क्वेश्चन सही वाले करके आ रहे हो, आई एम, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो अगर सही सही आप 60+ क्वेश्चंस करके आ रहे हो तो आप आराम से मान के चलो कि आपका प्री अच्छे से निकल जाएगा। अब इसके लिए आपको स्ट्रेटजी बनानी कि किस तरीके से हम ये 60+ सही वाले क्वेश्चन करेंगे, किस सेक्शन पे फोकस करना है। इन्वायरमेंट इकोलॉजी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, इंडियन इकोनॉमी है, बहुत सारे करंट अफेयर्स है इवन। तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें, आर्ट एंड कल्चर है, ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में भी फिजिकल ज्योग्राफी है, ह्यूमन ज्योग्राफी है। तो आप जब तक चीजों को एनालाइज नहीं करोगे तब तक आपको क्लियर कट एक मतलब पिक्चर नहीं मिल पाएगी, किन चीजों पर फोकस करें और किन चीजों को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में डालें। ठीक है, मेरा कहना ये बेटा, लर्निंग एवरीथिंग इज लर्निंग नथिंग इक्वल टू दैट, आप कह सकते हो। कंपटीशन की फील्ड में हमेशा सेलेक्टेड चीजें ही आपने पढ़नी होती हैं। मैं कभी नहीं कहता 12 घंटे पढ़ो, 15 घंटे पढ़ो, 18 घंटे पढ़ो। मैं हमेशा कहता हूं बेटा 5 मिनट पढ़ो अगर मन लग रहा है तो, लेकिन पढ़ो वही जो हो सही। ठीक है, तो क्वालिटी कंटेंट पढ़ो, कम मेहनत करो और ज्यादा मार्क्स ले। रीड लेस एंड स्कोर मोर, ये मेरी फिलॉसफी है। मे बी बहुत सारे लोग उससे डिसएग्री करें, लेकिन ऐसा है। तो मेरे अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत करते लेकिन क्वालिफाई नहीं कर पाते। उसका रीज़न क्या है कि उनके पास कोई प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं है और प्रॉपर उन्होंने एनालिसिस नहीं की है। ये 2 चीज़ लैक करती है, बाकी आपकी मेहनत और शिद्दत में कोई कमी नहीं होती। तमाम चीज़ें हैं, चलिए आगे बात करते हैं। बेटा ये मेरी एक एनालिसिस है, मैं आपके सामने यहाँ पर रख रहा हूँ। 2011 से लेकर 2020 तक के पेपर की एनालिसिस है ये। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आई एम स्पेशली टॉकिंग अबाउट द करंट अफेयर सेक्शन एंड द इंडियन इकोनॉमी सेक्शन। हियर यू हैव एन, यू मे से दैट कि 2011 में 19 क्वेश्चन है, 12 में 17 है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 2020 लास्ट ईयर। तो आप एक कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो कि इकोनॉमी से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। यूपीएससी में कभी भी ऐसा नहीं कोई प्रेडिक्ट कर सकता कि इस सेक्शन से इतने क्वेश्चन आएंगे ही। वो आयोग के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने क्वेश्चन वहां पर डाल रहे हैं। अब यहाँ पर आप स्मार्ट वर्क क्या कर सकते हो कि आप पिछले 4-5 साल के ट्रेंड को एनालाइज कर सकते हो। ट्रेंड एनालिसिस से एक फायदा क्या होता है कि आपको क्लियर कट पता चलता है कि किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज देना है। वेटेज का मतलब कितना टाइम देना है। एंड इन इकोनॉमिक्स टाइम इज इक्विवेलेंट टू मनी। ठीक है, समय है ना, पैसे के बराबर होता है। अगर आप समय बर्बाद कर रहे हो तो आप पैसा बर्बाद कर रहे हो। पैसा जब बर्बाद होता है तो आपको दुख होता है, लेकिन समय बर्बाद होता है दुख नहीं होता आपको, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि समय ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम इज मनी, राइट। तो हम इसके बारे में देखेंगे। करंट अफेयर सेक्शन की आप बात करें तो करंट अफेयर सेक्शन आप देख सकते हो पिछले कुछ सालों में 2015 से लेकर 20 तक की बात करें तो इसका वेटेज बहुत बड़ा है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका वेटेज भी काफी बड़ा है। तो करंट अफेयर सेक्शन को भी टैकल करना है आपको। सब्जेक्ट वाइज वेटेज डियर अलग अलग है, आप देख सकते हो। इस समय इन्वायरमेंट इकोलॉजी भी एक प्रमुख किरदार निभा रहा है साइंस एंड टेक और ज्योग्राफी के साथ। तो तमाम चीजें, फिलहाल मैं इकोनॉमी की बात करूंगा।
सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो सिलेबस ऑफ इकोनॉमी प्रिलिमिनरी टेस्ट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो सिलेबस के हिसाब से अगर देखें डियर, और एक चीज आपको मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि यहाँ पर जो भी आपके बेटा क्वेश्चंस आते हैं, दीज आर द कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस, राइट। सिलेबस की बात करते हैं फटाफट। तो यहाँ पर जो डिफरेंट डिफरेंट सालों में जो क्वेश्चंस आए हैं उनके अकॉर्डिंग जो मैंने सिलेबस यहाँ पर मॉड्यूल आपका डिफाइन किया है, जहाँ से क्वेश्चंस आपको लगातार मिल रहे हैं, क्वेश्चन एनालिसिस आप करोगे पिछले 10 साल की, तो यू विल बी एबल टू फाइंड दिस कि फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमी एंड इकोनॉमी बेसिक क्वेश्चन की बात हो जाती है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग, ठीक है, राष्ट्रीय आय से क्वेश्चन आते हैं। पब्लिक फाइनेंस की बात करें तो पब्लिक फाइनेंस को आप 3 पार्ट्स में तोड़ सकते हो। गवर्नमेंट बजट, फिस्कल पॉलिसी जिसे आप कहते हो, क्वेश्चन आ रहे हैं काफी। इंडियन टैक्स सिस्टम की हम बात करेंगे, फाइनेंस कमीशन वगैरह को भी इंक्लूड करेंगे इसमें। वैसा तो पॉलिटी का टॉपिक है, लेकिन फाइनेंस कमीशन के बारे में हमने इकोनॉमी में पढ़ना है। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की बात करें, भारतीय वित्तीय प्रणाली की बात करें तो मनी एंड बैंकिंग है, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, फाइनेंशियल मार्केट जिसे आप कहते हो, फाइनेंशियल मार्केट इन द सेंस कि वित्तीय बाजार, तो मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, शेयर मार्केट वगैरह के यहाँ पर बातें करेंगे। फॉरेन सेक्टर की बात करें, विदेशी क्षेत्र की बात करें तो एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म, राइट। एक्सचेंज रेट का मतलब होता है विनिमय दर प्रणाली के बारे में हम बात करेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, भुगतान संतुलन या शेष की हम यहाँ पर बात करेंगे। इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस की हम बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन या संस्थान जो हैं, जैसे कि आपका ब्रिक्स है, राइट, आपका वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, डब्ल्यूटीओ है, जो भी ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं, जो भी इनमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें नए में अपडेशन होते रहते हैं उनके हिसाब से। पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट, इसको मैंने कम वेटेज दिया है बहुत, मतलब अगर आप स्टेट पीसेस की तैयारी कर रहे हो, यूपी पीसेस वगैरह आपको देना है, तो उसमें तो काफी क्वेश्चंस आने की इसमें से गुंजाइश होती है। अदरवाइज नॉमिनल क्वेश्चन ही आता है अगर ये मतलब ट्रेंड में है तो। मिसलेनियस जो भी चीजें बचेंगी मैं आपको मिसलेनियस में इसमें इंक्लूड करवा दूंगा। इकोनॉमिक सर्वे एंड द गवर्नमेंट बजट, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो आपके देश का, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट है, वो क्या बनाता है, आपका बजट बनाता है। उसके 2 डिवीजन हैं, एक इकोनॉमिक डिवीजन और एक बजट डिवीजन है। बजट डिवीजन बजट बनाता है, इकोनॉमिक डिवीजन क्या बनाता है, इकोनॉमिक सर्वे रिलीज करता है, जो कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर देश के सामने रखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, बहुत सिंप्लीफाइड वे में हम चीजों को समझें, क्योंकि ये 600 पेज का डॉक्यूमेंट है। इकोनॉमिक सर्वे की बात करें 2 वॉल्यूम्स में होता है, तो सारा कुछ पढ़ना जरूरी नहीं है। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जरूरी चीजें हैं वो मैं यहाँ पर आपको इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। प्लस जो गवर्नमेंट बजट इस साल का है उसके बारे में भी थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। बहुत ही प्रिसाइज वे में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, जो भी मुझे क्लासेस यहाँ पर मिलेंगी। जो भी करंट रिलेटेड इकोनॉमिक इश्यूज है, इनके लिए भी मैं एक प्रोग्राम लेके आपके सामने आऊंगा। जो भी करंट रिलेटेड चीजें हो रही हैं, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है जिनका, उसको प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से किस अप्रोच से आप उसको देखोगे या उसको टैकल करोगे, उसके बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। रेस्ट बात करें बेटा की स्ट्रेटजीज की, अगर हम बात करें तो 3 चीजें हमेशा याद रखना। देयर इज अ नो रट्टाफिकेशन, कोई रट्टाफिकेशन नहीं होता। ये सब्जेक्ट ऐसा है, यहाँ पर आपको चीजों को समझना पड़ेगा, समझ के ही आप चीजों को कर पाओगे। दूसरा मेरा मंत्र आपको लिए था, रीड लेस स्कोर मोर, कम पढ़ो आगे बढ़ो, ठीक है। जितना कम पढ़ोगे उतना अच्छे से आप चीजों को कर पाओगे, क्योंकि आपने सेलेक्टेड चीजें और क्वालिटी वाली चीजें ही पढ़नी है, राइट। आपने रिसर्च यहाँ पर नहीं करना है। 14 मॉड्यूल्स में रिसर्च कैसे कर सकते हो, इतने बड़े टैलेंट तो किसी के पास नहीं है, अक्रॉस इंडिया किसी के पास नहीं, कि आदमी हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट नहीं हो सकता है। बट यहाँ पर एक एवरेज नॉलेज आपको चाहिए, एक मतलब जिससे कि आपके अंदर एक जागरूकता रहे चीजों को लेकर। अगर ये चीज हो रही है तो क्यों हो रही है, अगर आपका इसका आंसर आपको मिल पा रहा है, ठीक है, देन बहुत अच्छा है, आप आराम से एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, एवरी प्रेजेंट हैज अ पास्ट, हर वर्तमान का एक भूतकाल होता है। अगर इस चीज को, इस फंडामेंटल ट्रुथ को आप समझ गए ना, तो कोई भी कॉन्सेप्ट वो किसी भी सब्जेक्ट का हो आपको परेशान नहीं कर सकता है डियर। क्योंकि क्या होता है कि पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड अगर आप समझ जाओगे तो प्रेजेंट में जो चीजें हो रही है उससे आप रिलेट कर सकते हो। और ये तभी हो सकता है जब चीजों के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो। कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के लिए मैंने हमेशा कहा है कि यू मस्ट गो थ्रू द एनसीईआरटी फर्स्ट, ठीक है। एनसीईआरटी इज द बाइबल ऑफ सिविल सर्विसेज, मैं कहता हूँ एनसीईआरटी आप पढ़ो। एनसीईआरटी पढ़ने से क्या होता है, बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट वगैरह यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं। तो बैकग्राउंड एक तैयार आपके पास होना चाहिए। किसी भी चीज को हाउ वाई व्हेन तो सब बताते हैं, लेकिन क्यों हो रहा है, वाई, ये कोई नहीं बताता। और अगर आप जिस दिन इस वर्ड के पीछे भागना शुरू कर देना, वाई के पीछे, दुनिया आपके लिए आसान हो जाएगी दोस्त। क्यों, हमेशा ये सवाल करो ना, अगर ये है तो क्यों है,
थोड़ा सा मुश्किल होगा शुरुआत में, लोग आपको पागल भी बोलेंगे कि ये हर चीज का क्यों पूछता है, लेकिन डियर अप्रोच बदल जाएगा, जिंदगी में जीना आपका बहुत आसान हो जाएगा। समाज में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम सिर्फ इसलिए फॉलो करते हैं कि हाउ व्हेन सब होता रहता है, पहले से लोग करते आ रहे तो हम भी कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन आपने क्यों पूछना शुरू कर दिया, रेवोल्यूशन यहीं से स्टार्ट होता है। सो ऑलवेज आस्क अ क्वेश्चन क्यों, ठीक है, वाई के पीछे आपने जाना है। तो थोड़ा सा मैं चीजों को आसान कर देता हूं आपके लिए कि आपने बेसिकली क्या करना है। सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, एनालिसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर पेपर्स। आप कम से कम 5 साल के पेपर तो एनालाइज कर लो डियर, क्योंकि ये 5 साल के पेपर अगर आपने एनालाइज कर लिए तो बहुत सारे ऐसे की ट्रेंड्स हैं जो आपको मिल जाएंगे और उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी को आप आगे डेवलप कर सकते हो, ठीक है। दूसरा एक मेरा अप्रोच है जिसको मैं कहता हूं CLO अप्रोच। CLO अप्रोच, ठीक है। CLO अप्रोच क्या है? कॉन्सेप्ट, लॉजिक एंड ओपिनियन। और ये जो CLO अप्रोच है, ये मैंने इसको डेवलप किया है, अपने बच्चों को मैं बताता भी रहता हूं कि ये 3 पिलर्स हैं, और इन्हीं 3 पिलर्स पे आपकी तैयारी, आपकी यूपीएससी डिपेंड करती है। यहाँ पे आपको 3 ये पिलर्स जो हैं, इन्हीं के बेसिस पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि मान लीजिए आपसे पूछा कि किसी ने जीडीपी क्या है, तो जीडीपी का कॉन्सेप्ट क्या है? टोटल प्रोडक्शन आपने जो अपने देश में किया है, अपनी इकोनॉमिक बाउंड्रीज के अंदर किया है, उसकी टोटल मार्केट वैल्यू को या उसकी टोटल वैल्यू की बात करें, उसको मॉनेटरी टर्म्स में जब आप दिखा देते हो कि आपने एक साल में कुल कितना बनाया, उसे हम जीडीपी कहते हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट। एंड इफ द न्यूज कम्स की इंडिया जीडीपी है शॉर्टेंड बाई -23%, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो यहां पर अब बात होती है लॉजिक की, लॉजिक क्या है जीडीपी का, जीडीपी दिखाती क्या है? इकोनॉमी का साइज दिखाती है। आपकी इकोनॉमी श्रिंक होगी तो वो दिखाएगा जीडीपी ग्रोथ, या -23% जो आपने न्यूज सुनी थी वो ऐसी बातें सामने आएंगी। जीडीपी ग्रो करेगी, आपकी इकोनॉमी एक्सपेंड करेगी, बढ़ेगी, आपकी इकोनॉमी का साइज बढ़ेगा, तो जीडीपी बेसिकली वही रिफ्लेक्ट करती है। तो यहां बात होती है किसकी? लॉजिक की। और पिछले साल का मेंस का पेपर उठा के देख सकते हो, पोटेंशियल जीडीपी के बारे में आपसे ये पूछा है, ठीक है। तो यहां पर बात हो जाएगी तीसरी, ओपिनियन की। तो ओपिनियन क्या होता है? आपका काम देगा मेंस में प्लस ऑप्शनल्स में। if you opting for the economics optional then it will work for you, and it also works for every subject। ओपिनियन ही आपसे पूछता है। बेसिकली आपकी ओपिनियन तभी स्ट्रांग होगी जब आप उसको बेस किस पर करोगे? लॉजिक पर। और लॉजिक तभी स्ट्रांग है जब उसको बेस करोगे कॉन्सेप्ट पर। ये कॉन्सेप्ट और लॉजिक आएगा कैसे? एनसीईआरटी पढ़ो आप, इसके साथ कुछ, ठीक है, इसके साथ कुछ आप कह सकते हो बढ़िया किताबें आप पढ़ लो, राइट, जो कि बेसिकली यूपीएससी के अप्रोच से लिखी गई हैं, डिफरेंट डिफरेंट राइटर्स की हैं। आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनी राइटर्स। आपकी किताब है, आप खुद उसको चॉइस करो कि आपके लिए कौन सी किताब है। जैसे हर ताले की हर चाबी नहीं होती, तो हर किताब हर किसी के लिए नहीं होती है। कुछ किताबों की लैंग्वेज आपको पसंद आती है, कुछ किताबों का एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आता है, तो हर बंदे का अपना अपना अप्रोच होता है। कुछ लोगों को लेंदी चीजें पढ़ने में अच्छा लगता है, कुछ लोगों को केवल इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ लोग केवल एग्जामिनेशन के लिए पढ़ते हैं, कुछ लोग क्यों के लिए पढ़ते हैं, वाई इट इज लाइक दैट, ठीक है, वाइट इज हैपनिंग। तो सिंपल सी बात है कि हर बंदे का अपना अप्रोच होता है, तो बुक्स भी उसके तरीके से डिफरेंट होती है। तो बुक्स पे आपको काम करना है तो आप दुकान पे जाइए, खड़े होइए, बुक्स पर टाइम दीजिए, डिफरेंट डिफरेंट किताबें देखिए, कॉन्टेक्स्ट देखिए कि आपका सिलेबस वो कवर कर रही है कि नहीं, उसके अंदर के 2-4 पन्ने पढ़िए तो आपको ये समझ में आएगा किस तरीके से इसमें चीजें डिलीवर की गई हैं। एक बेसिक आइडिया आपको लग गया तभी आप कोई किताब खरीदिए। मेरे रिकमेंड करने से या किसी और के रिकमेंड करने से ब्लाइंडली कोई किताब खरीदने की आपको जरूरत नहीं है। बट आई मस्ट से एनसीईआरटी इज द बाइबल ऑफ सिविल सर्विसेज, ठीक है। तो इट इज जस्ट लाइक अ बाइबल, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो इसमें क्या है कि बेटा 9, 10th, 11th, 12th ये 4 क्लासेस में आपको मिलते हैं। बेसिकली जिनका थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स में थोड़ा उन्होंने पढ़ा है चीज़ों को, उनके लिए मैं रिकमेंड करूंगा क्लास 11th एंड 12th इज एनफ। बट फॉर दोज स्टूडेंट्स जिनका कोई रिलेशन नहीं रहा इकोनॉमिक्स से, जिनका कोई टच नहीं रहा है, उनके लिए मैं 9, 10th भी रिकमेंड करूंगा, क्योंकि बेसिक आइडिया आपका यहाँ पर डेवलप होगा। प्लस कुछ स्टैंडर्ड किताबें, जैसा कि मैंने स्टैंडर्ड किताबों में बताया कि आपको कैसे उन चीज़ों को लेना है, कैसे बुक्स परचेज करनी है, क्योंकि आपको पता है कि आप पैसे खर्च करोगे और कोई भी किताब जो है 500-600 से कम की नहीं आएगी। तो ऐसे में रिसोर्सेज का बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन आपको कैसे करना है, ये आप जब एनालिसिस करोगे तभी आपको ये पता चल पाएगा। एंड इट इज अप टू यू, द बुक विच आर बीइंग परचेज बाय यू, इट इज अप टू यू। करंट इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल अफेयर्स की अगर हम बात करें तो बेटा यहाँ पर क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज होते हैं, बहुत सारी कोचिंगों की मैगजीन आती है,
और बहुत सारे लोग हैं यूट्यूब पे, बहुत सारे चैनल्स हैं जो कि आपको करंट अफेयर वगैरह पढ़ाते हैं, बट आई ऑलवेज रिकमेंड द रिलायबल सोर्सेस। यू मे से द एक मैगजीन आती है इकोनॉमी एंड पॉलिटी वीकली, ईपीडब्ल्यू आप कहते हो, तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हो या इसका सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, इन कवर्स द बोथ सेक्शन इकोनॉमी एंड पॉलिटी। तो जीएस पेपर 3 और 2 दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा होता है। डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स होते हैं जो आपकी समझ को बहुत बेहतर करते हैं। ईपीडब्ल्यू आप कहते हो, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो वगैरह की जो रिपोर्ट्स आती हैं उनको आप पढ़ें, क्योंकि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज रिपोर्ट्स होती हैं तो इनमें गलतियां होने की गुंजाइश बहुत कम होती है। इस तरीके से अगर आरबीआई के बारे में पढ़ना है, आरबीआई की पॉलिसीज के बारे में पढ़ना है, तो मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट्स जो आते हैं बाई मंथली होते हैं। आपको वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ना है, वेबसाइट पे जाइए। ठीक है, आपको डब्ल्यूटीओ के बारे में पढ़ना है, वेबसाइट पे जाइए। तो थोड़ा सा ये चीजें करिए, आपको चीजें पकी पकाई नहीं मिलेंगी। रेस्ट किसी क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं और चीजें कैसे करनी। फिलहाल बस मैं आपको एक स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप इस सेक्शन को अच्छे से कर सकते हो। न्यूज़पेपर की बात करें तो न्यूज़पेपर इज हैज ऑलवेज बीन एन इम्परेटिव सोर्स ऑफ नॉलेज इफ यू आर ए यूपीएससी एस्पिरेंट। तो आई ऑलवेज रिकमेंड द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस भी है, बिजनेस स्टैंडर्ड है, इकोनॉमिक टाइम्स है, बट आई ऑलवेज रिकमेंड द हिंदू बिकॉज हियर यू गेट ऑल द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन विच आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज। अगर हम बात करें कि द हिंदू में जो आर्टिकल्स वगैरह आते हैं वो आपके मेंस में भी काफी मदद करते हैं। इफ यू आर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट तो ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये आप कह सकते हो नेशनल लेवल का न्यूज़पेपर है। रीजनल न्यूज़पेपर्स की मैं नहीं बात करता हूँ, रीजनल न्यूज़पेपर पढ़ने से कोई फायदा भी नहीं है। तो सिंपल सी बात है बेटा, द हिंदू वगैरह आप ढंग से पढ़ो। और अगर आप थोड़ा हिंदी मीडियम वालों को भी मैं यही कहूंगा बेटा, अगर थोड़ा सा मेहनत कर सकते हो तो इस पेपर पे कर लो। बहुत सारे करंट अफेयर, और ये बेटा मैं आपको बता दे रहा हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट जो मंथली कैप्सूल्स हैं, मैगजीन्स हैं, आप उनको खरीद लो। और एक महीने मेरे कहने पर द हिंदू पढ़ के देखो, और एक महीने बाद ही वो मैगजीन खोल के देखना। या सिंपल सी बात है कि आप एक महीने द हिंदू आप पढ़ के देखो, और एक महीने बाद एक किसी भी कोचिंग ऑल ओवर इंडिया लेवल पे जो फेमस मैगजीन्स है ना, करंट अफेयर की जो कैप्सूल्स आती है, उनको खरीदना और उनको खोल के देखना। 99% ऐसी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी ना जो आपको पहले से पता है और उनसे बेहतर तरीके से पता है, विदाउट एनी फॉल्स इंफॉर्मेशन। तो अगर आप एक भी न्यूज़पेपर डेली फॉलो करते हो तो ये करंट अफेयर के स्टडी मटेरियल या इन सब चीजों की जरूरत आपको नहीं है। जस्ट फॉलो वन न्यूज़पेपर डेली। डेली बेसिस पे आपको पढ़ना है, कुछ सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन है, कुछ सिलेक्टेड चीजें हैं। अब क्लास का ड्यूरेशन थोड़ा कम है, वरना मैं आपको इन डिटेल चीजों को बता भी देता। तो आई विल बी डिस्कसिंग दैट इन एनी अदर क्लास। ठीक है, जितना ज्यादा हो सके वो माइंड मैप्स का इस्तेमाल करो, क्योंकि देखो आपके एग्जाम अगर 2021 को आप फोकस कर रहे हो तो आपके पास यू हैव वेरी मच लेस टाइम। सो आप क्या करो ना कि अगर आपने बनाए हैं या नहीं बनाए हैं तो आप माइंड मैप्स का यूज करो। माइंड मैप्स डेवलप कर लो। जैसे कोई टॉपिक है, उसके सब टॉपिक सब सेक्शंस को आप डिवाइड करके एक पेज पर केवल एक फ्लो चार्ट के वे में बना लो, और उसको रिवीजन में डाल दो। उसमें कुछ की नोट्स भी आप लिख सकते हो, छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन भी उसमें इंक्लूड कर सकते हो जो भी करंट में अपडेट्स हुए हैं। और आप देखोगे कि रिवीजन जब आप करने जाओगे ना एग्जाम के 2 4 6 दिन पहले, तो आपके पास मटेरियल का साइज ये रहेगा लेकिन इन्फॉर्मेशन का साइज ये रहेगा। तो इसका इंपॉर्टेंस ये होता है। वो आपने जो साल भर की मटेरियल या नोट्स बना के रखी है ना, वो 200 पेजों की, उसको आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। लेकिन हाँ, अगर आपके पास माइंड मैप्स के रूप में चीजें हैं, ठीक है, आपने कुछ नहीं करना है, आपने अपनी नोट्स उठानी जो आपने अभी तक बनाई हैं। अगर आपने क्लासेस की हैं, नहीं की हैं तो कोई बात ही नहीं है, या इस बार का एग्जाम नहीं दे रहे तो उनके लिए मैं नहीं बता रहा हूँ। जो इस बार का एग्जाम दे रहे हैं तो वो क्या करें कि कुछ की पॉइंट्स जॉट डाउन करें, और जॉटेड डाउन पॉइंट्स को एक माइंड मैप्स के रूप में अपने सामने रख लें। अपने दीवार पे आप पेस्ट भी कर सकते हो, वहां पर आपको जस्ट यू हैव टू टेक अ ग्लिम्स ओवर दैट, सरसरी निगाह डालिए और आपको फिर चीजें रिकॉल हो जाएंगी। डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट का यूज कर सकते हैं प्रेजेंटेशन में। ये मैं मेंस के लिए भी बता रहा हूँ कि आप इनका यूज करते हो तो आपके नंबर जो है वहां पर बढ़ जाते हैं। मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी मैं आपको बाद में करवाऊंगा। इकोनॉमिक एंड सर्वे इन द गवर्नमेंट बजट आर द की डॉक्यूमेंट्स। if you are talking about the Indian economy section, these are the key documents. In simple words, I would say, if you want to have a comprehensive, you may say, the command over the subject, if you want to have a comprehensive command over the subject, then just go through the economic survey and the government budget. अच्छी पकड़ बनानी है ना सब्जेक्ट पे, विषय पे, तो इकोनॉमिक सर्वे, गवर्नमेंट बजट को आपको पढ़ना ही चाहिए। इकोनॉमी आपकी अपने आप स्ट्रांग हो जाएगी।
कोई इसका शॉर्टकट नहीं है, लेकिन डियर मेहनत करने से क्या कुछ नहीं हो सकता। थोड़ी सी मेहनत, आपको स्मार्ट वर्क करना है। सारी चीजें रिलेवेंट नहीं है, सारी चीजें आपने पढ़नी नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको उसमें से खोजनी है, क्योंकि वो क्या है, ओशन ऑफ इंफॉर्मेशन। उस ओशन ऑफ इंफॉर्मेशन में यू हैव टू फाइंड आउट द पर्ल ऑफ नॉलेज, ठीक है, पर्ल ऑफ इंपॉर्टेंस। यू में से आपको उसमें से मोती निकालना है, और मोती क्या है, जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, आपके लिए दैट इज वैल्यूएबल फॉर यू, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेवर टॉलरेट एनी स्पेसिफाइड वर्क। बीइंग एस्पिरेंट और बीइंग यू में से द अवेयर स्टूडेंट, यू में से, ठीक है, एक जागरूक अगर आप छात्र हो या छात्रा हो, जो भी हो आप, तो कभी भी आप चीजों को टॉलरेट नहीं करो डियर। हमेशा ध्यान रखेंगे, चीजों को टॉलरेट जो बंदा करता है वो लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाता है। मेरे हाथ में ये पेन है, और ये पेन मुझे यहां से उठाकर यहां रखनी है, ये मेरा प्लान है, तो मुझे आज ये रखनी है। अगर मैंने आज डिसाइड किया है कि आज मुझे ये चीज यहाँ पे रखनी है, तो मुझे आज ये रखनी है। क्योंकि आपके दिमाग में ये भी आ सकता है बहुत छोटी सी चीज है, कल कर लेंगे, अभी कौन सा इसमें दुनिया खत्म हुई जा रही है, कल कर लेंगे, छोटी सी चीज है, यहां से उठा के यहाँ रख देंगे। लेकिन क्या पता कल प्रायोरिटीज आपकी चेंज हो जाए, कल सिचुएशन चेंज हो जाए। एग्जाम के एक दिन पहले आपने सोच के रखा था, 2 दिन पहले पूरा रट्टा मार लेंगे, पूरा हम रिवाइज कर लेंगे, 2 दिन पहले आपकी तबीयत खराब हो जाए, घर में कोई ट्रेजेडी हो जाए, कैसे करोगे? एग्जाम तो देना है, टाइम इज मनी। तो यही मैं कहना चाहता हूं कि नेवर टॉलरेट एनी स्पेसिफाइड वर्क। लेट्स मैंने आपको सीएलओ स्ट्रेटजी के बारे में बता दिया, तो दिस इज योर सक्सेस मंत्रा डियर। बाबा का ज्ञान है आज का। 1 मिनट। दिस इज योर बाबा का ज्ञान। बाबा जी कहते हैं कि सीएलओ फॉलो करो, दिस इज सक्सेस मंत्रा। अगर लाइफ में चीजों को सिंप्लीफाई करना है, सब्जेक्ट्स को सिंप्लीफाई करना है, तो फर्स्टली फोकस ऑन द कंसेप्ट, and once you have a command over the concept, you will have automatically, you will have logic, and if you put the logic, you will develop your own opinion about a particular topic, a particular problem. So this is the key to success. अगर जिंदगी में सफल होना है विषयों को लेके, तो ये 3 चीजें हमेशा ध्यान रखेंगे आप। आगे हम बात करें बेटा, मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं। यहाँ पर 2 क्वेश्चन मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन टैकल करना है। यूपीएससी में हमेशा मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन ही आते हैं, मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन ही आते हैं। अभी जो मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस होते हैं, सिंपल सी बात निकल कर आती है यहाँ पर। अगर आपको इसको थॉरली अगर देखा जाए, तो ये कॉन्सेप्ट और लॉजिक बेस्ड ही होते हैं। ये कॉन्सेप्ट और लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस ही होते हैं। तो जैसे कि पिछले साल का ही पेपर में आपसे पूछा है, इफ आरबीआई डिसाइड्स टू अडॉप्ट एन एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड इट नॉट डू? ऐसा कौन सा काम है जो इनमें से नहीं करेगी? आपको ये स्टेटमेंट तो हमेशा ध्यान रखना है। वुड डू एंड वुड नॉट डू में मीनिंग चेंज हो जाती है क्वेश्चन की, और बहुत बंदे इसी को इग्नोर कर जाते हैं। यूपीएससी में मैं बता दो बेटा, अगर आपको क्वालिफाई करना है, प्री अच्छे से देना है, तो हमेशा याद रखेंगे क्वेश्चन को 2 से 3 बार आप पढ़ना। और सबसे पहले मैं हमेशा कहता हूँ इंग्लिश वाले सेक्शन को पढ़ना, क्योंकि हिंदी में क्या होता है कि वही है कि ट्रांसलेशन में काफी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि हो सकता है इन हिंदी में क्वेश्चन का रूप अलग हो, इंग्लिश में अलग हो, लेकिन जो फंडामेंटल ट्रुथ ये है कि इंग्लिश का क्वेश्चन ऑलवेज सही होता है। और उसमें से क्या, अगर आपने उस क्वेश्चन को समझ लिया तो आपने 80% उसको सॉल्व कर लिया। अब 20% आपको अपना कॉन्सेप्ट और लॉजिक लगाना है। यहां पर एक पॉइंट है ना, एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी। ये एक्सपेंशनिस्ट या एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, जिसको आप कहते हो विस्तारवादी या विस्तार कारक मौद्रिक नीति। विस्तार का मतलब क्या है, फैलना, फैलाव, ठीक है। मॉनेटरी का मतलब क्या है, पैसे का फैलाव। तो पैसा फैलेगा कब, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने जो भी इंटरेस्ट रेट हैं, ठीक है, अपने जो भी इंटरेस्ट रेट है उनको ये कम करती है, तो लिक्विडिटी इकोनॉमी में, या जिसको कहते हो मनी फ्लो, मनी फ्लो जो होता है इकोनॉमी में, ये बढ़ जाता है। ये क्या होता है, ये आपका लॉजिक है, ठीक है। इन दोनों में इनवर्स रिलेशन होता है। तो जितना कम इंटरेस्ट होगा उतना ज्यादा लोग लोन वगैरह लेंगे, और उतना ज्यादा पैसे का फैलाव, मनी जनरेशन इन द इकोनॉमी होगा। तो एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट करेगी, तो इनमें से आरबीआई क्या नहीं करेगी? तो सिंपल सी बात है,
कट एंड ऑप्टिमाइज द स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो। एसएलआर जो होता है ये भी एक इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट नहीं है, ये आपका रिजर्व रेशियो है जो कि पैसा बैंक को रखना पड़ता है आरबीआई अपने पास, ठीक है। एक तो सीआरआर होता है जो कि बैंक आरबीआई के पास रखती है, और एक एसएलआर होता है जो कि बैंक अपने खुद के पास रखती है। तो ये रिजर्व रेशियो होते हैं, इसके बाद जो पैसा बचता है उससे बैंक बिजनेस वगैरह करते हैं। अब इसका अगर परसेंटेज डाउन कर दे, जाहिर सी बात है कि इसका परसेंटेज डाउन करेंगे तो बैंक के पास बिजनेस करने के लिए ज्यादा पैसा बचेगा, और बिजनेस करने के लिए वो पैसे को बांटेगी, यानी पैसे का फ्लो इकोनॉमी में बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर कट की आरबीआई ने एसएलआर का परसेंटेज घटा दिया तो एक्सपेंड हो गया, ये मनी फ्लो बढ़ेगा, ठीक है। एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग रेट, फैसिलिटी रेट आप कहते हो इसको। तो अगर बैंक को लोन वगैरह लेना है आरबीआई से तो वो इस रेट का इस्तेमाल करती हैं। डिटेल में हम कभी बाद में चर्चा करेंगे, फिलहाल मैं क्वेश्चन के फोकस कर रहा हूँ। एंड बेटा जो नए लोग देख रहे हैं उनसे भी मैं कहूंगा इनके बारे में आप पढ़ें, और कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताएंगे कि ये सारी चीजें होती क्या हैं और आपका आंसर क्या होगा। यहाँ मैं आंसर अभी आपको नहीं बता रहा हूँ, आप आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे, ठीक है। मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा, मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूं। तो अगर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, अगर एक इंटरेस्ट रेट अगर उसको बढ़ा देंगे तो जाहिर सी बात है पैसे का फ्लो क्या होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, ये आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। बैंक रेट और रेपो रेट, ठीक है, बैंक रेट एंड रेपो रेट ये भी इंटरेस्ट रेट्स हैं, अगर इनको कट करेंगे तो पैसे का फ्लो बढ़ेगा या घटेगा। मैंने आपको लॉजिक बता दिया, मैंने आपको लॉजिक बता दिया कि जब भी इंटरेस्ट रेट या जो भी परसेंटेज वगैरह होता है जो आरबीआई डिसाइड करती है, ठीक है, अगर वो उसको कम करेगी तो पैसे का फ्लो बढ़ता है, और उसको अगर बढ़ा देगी तो पैसे का फ्लो कम हो जाता है। सो दिस इज द बेसिक लॉजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन यू मे से, आपको जीडीपी के बारे में पूछा था, जीडीपी के बारे में 3 स्टेटमेंट दिए हैं और आपसे करेक्ट स्टेटमेंट यहां पर पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या है कि व्हाट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इकोनॉमी of the member countries of IMF and World Bank is done by gross domestic product। सिंपल सी बात है बेटा, किसी भी देश की जीडीपी उस देश के इकोनॉमी के साइज के बारे में बताती है, जो कि डिपेंड करता है कि उस इकोनॉमी में एक साल में कितना प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज का हुआ है, उसकी मॉनेटरी वैल्यू निकालते हैं। आपके देश में 2.9 ट्रिलियन डॉलर का प्रोडक्शन हुआ, अमेरिका में 21 पॉइंट समथिंग ट्रिलियन डॉलर का प्रोडक्शन हुआ, तो किस देश की जीडीपी बड़ी होगी, अमेरिका की बड़ी होगी, सिंपल सी बात है। तो वर्ल्ड बैंक आईएमएफ जो दुनिया की रैंकिंग करते हैं, दुनिया में देशों की रैंकिंग करते हैं इकोनॉमी की, कि किसकी इकोनॉमी बड़ी है किसकी इकोनॉमी छोटी है, तो दे यूज द पैरामीटर ऑफ जीडीपी, इसके बेसिस पर डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आप पिछले साल 100 रुपए का सामान बना रहे थे, इस साल 150 का आप सामान बना दो, तो 50 रुपए आपने प्लस का सामान बनाया, यानी मान लो पिछले साल आपकी जीडीपी जो है 100 की थी, इस साल 150 की हो गई। सिंपल सी बात है, हियर यू हैव 50% ग्रोथ इन जीडीपी, समृद्धि हो रही है, जीडीपी का प्रतिशत बढ़ रहा है। तो आपसे दूसरा स्टेटमेंट यही कह रहा है कि द एनुअल परसेंटेज चेंज इन जीडीपी इज इटसेल्फ द ग्रोथ रेट ऑफ एनी इकोनॉमी। तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, राइट। मैं आंसर नहीं बताऊंगा, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं सबके कमेंट्स का इंतजार करूंगा कि आंसर क्या है, और मैं ये चाहूंगा कि आप उसका रीजन भी, अगर क्योंकि कमेंट में लिखना बड़ा मुश्किल होता है, तो अगर आप के पास थोड़ा टाइम है तो आप उसका रीजन भी देना कि ये है तो क्यों है, और ये नहीं है तो क्यों नहीं है। मैं सिर्फ एक टेंडेंसी आपके अंदर डेवलप करना चाहता हूं दोस्त की, जो है वो क्यों है, व्हाई इज इट सो, ठीक है। नेक्स्ट कहता है जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑल्सो डिटरमाइंस द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। गुणवत्ता भी ये दिखाता है, ये सिर्फ मॉनेटरी वैल्यू दिखाता है, किस क्वालिटी का प्रोडक्ट है। ये पेन है, इसकी कीमत है 100 रुपए, तो ये 100 रुपए जीडीपी में इंक्लूड होता है, किस क्वालिटी की है क्या ये दिखा पाएगा, नहीं। इतने सारे प्रोडक्ट है, इतने सारी कंपनीज हैं, इतने माइक्रो लेवल पे अगर एनालिसिस करने लगे तो वी वोंट बी एबल टू शो आवर जीडीपी ऑन रेगुलर बेसिस। एक जीडीपी निकालने में 10 साल 15 साल का समय लग जाएगा, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स की जब बात हो जाएगी तो क्वालिटी नहीं दिखाता, हाँ क्वांटिटी और उसकी वैल्यू दिखाता है। Hope so the logic is clear to everybody and I will be waiting for your answer, right? So kindly put your answer in the comment section along with the reasons why you have done that, right? तो ये बेटा आज की हमारी बातें हैं एंड होप सो आपको चीजें मैंने बहुत शॉर्ट में बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से आपको इकोनॉमिक सेक्शन पे कमांड करनी है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यही चीजें मैं कहना चाहूंगा, जितना हो सके आप एमसीक्यूज लगाइए, क्योंकि अभी जो आपके पास टाइम कम है, इसमें सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र आपके पास है, जितना हो सके एज मच एज यू कैन डू आप करो,
जितने एमसीक्यूज आप लगा सकते हो, 600 700 800 पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर्टिकुलर मॉड्यूल के, और आप पहले एनालिसिस कर लो कि किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज देना है, उसके एमसीक्यूज आप लगाइए, क्योंकि एमसीक्यूज लगाने से ही आपको पता चलेगा कि चीजों को टैकल कैसे करना है, चीजों को रिलेट कैसे करना है, किन चीजों पर फोकस करना है। स्टेटमेंट, क्योंकि मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन होते हैं, एक में भी आपको डाउट है तो अगर आपने आंसर लगाया तो गुंजाइश है कि वो गलत हो सकता है। सो दीज आर सम की पॉइंट्स विच आई हैड टू टेल यू। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, और प्लीज कमेंट जरूर करेंगे, अपने फीडबैक मुझे जरूर देंगे ताकि मैं और इंप्रूवमेंट के साथ चीजों को आपके सामने डिलीवर कर सकूं। और जो भी मेरे पुराने बच्चे, मैं उनसे कहूंगा बेटा शेयर जरूर करिए, अपने दोस्तों को भी जोड़िए, क्योंकि वो भी इससे बेनिफिट हो सके, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें आपके सामने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लेके आने वाला हूं, जिसमें मैं अभी अपकमिंग यूपीएससी प्री एग्जाम और प्लस ईपीएफओ को फोकस करके चीजें आपको पढ़ाऊंगा। थैंक यू सो मच, वी विल मीट सून, गुड डे।